अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। रावलपिंडी में सुबह की बारिश, शदीद बारिश और उसके बाद उतना ही शदीद हब्स। और मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर। मैं आज जा रहा हूं जंड बरास्ता अटक, और उसके बाद जो है वो अटक और जंड के दरमियान आपको कुछ ऐसे इंसानी अजूबे दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला जो बने हुए तो तकरीबन मेरा ख्याल 150 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक वो अमर हैं। लोग उन्हें ट्रेन के ज़रिए भी देखते हैं, सड़क के ज़रिए भी देखने के लिए जाते हैं। और आज मैं आपको वो उनका नज़ारा इंजन से करवाऊँगा। मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ थल एक्सप्रेस के ज़रिए। थल एक्सप्रेस का रैक जो है वो तो लग चुका है प्लेटफार्म नंबर 2 पर, और ये उसका इंजन है जिसने उसे लेकर जाना है। ये इंजन जो है वो शंडिंग कर रहा है फिल वक्त, और ये जाएगा आगे और उसके बाद ये वापस आएगा और इसको लगेगा। और तकरीबन 7:20 पर हमने यहाँ रवाना होना है यहाँ से। तो ये मेरे पीछे रत्ता अमराल का वो तारीखी पुल जो एक ज़माने में रावलपिंडी का वाहिद पुल हुआ करता था, ये वो पुल था जब 1849 में अंग्रेज़ों ने रावलपिंडी पर कब्ज़ा किया। तो रेलवे लाइन के एक तरफ रावलपिंडी का कंटोनमेंट एरिया बसाया जो आज भी मौजूद है, और दूसरी तरफ जो है वो रावलपिंडी शहर था। इस शहर और कंटोनमेंट के इलाके को मिलाने के लिए उस ज़माने में सिर्फ एक ही पुल हुआ करता था, और वो ये रत्ता अमराल का पुल था। इसी पुल के ज़रिए अंग्रेज़ों के फ़ौजी दस्ते आज के लियाकत बाग और उस वक्त के कंपनी बाग में परेड करने के लिए जाया करते थे। अब रावलपिंडी के दोनों इलाकों में, यानी सदर और शहर के इलाकों में दर्जनों पुल बन चुके हैं, रास्ते बन चुके हैं, अंडरपासेस बन चुके हैं, लेकिन ये पुल आज भी अपनी शनाख्त कायम रखे हुए है। और मज़े की बात यह है कि 150 साल गुजरने के बावजूद भी ये काबिल इस्तेमाल है, ट्रैफिक गुजरती है, लेकिन बाकी मानदा चीज़ों के लिए इसे बंद किया जा चुका है। ये इंजन वापस आ रहा है और ये जो है वो लगेगा थल एक्सप्रेस को, जिस पर हमने जाना है 8030। अब जो कि मैं रेलवे का ब्लॉगर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि ये कौन सा मॉडल है। हाँ जी, HBU20 ये इंजन है। ये जो है वो ट्रेन को लगेगा और इसी ट्रेन से हमें पहले अटक और फिर जो है वो मतलब अटक तक हम मेन रेलवे लाइन पर सफ़र करेंगे, जिसे रेलवे की इस्तिलाह में ML1 कहा जाता है। और उसके बाद हमारा सफ़र होगा ब्रांच लाइन पर जो अटक को बरास्ता जंड, बसाल, पाई खेल, मियाँ वाली, कुंदियाँ, भक्कर, बेहल और फिर मुल्तान से मिलाती है। भी ट्रेन इसी रूट पर सफ़र करेगी, मुल्तान जाएगी और फिर शाम को लौट कर आएगी। हमारा आपका साथ होगा जंड तक। हम जो है वो इंजन में ट्रैवल करेंगे और आपको जो है वो इंसानी अजूबे दिखाएंगे जो देखकर अक्ल आज भी दंग रह जाती है। सिग्नल अभी डाउन नहीं हुआ, लेकिन विसिल दे दिया गया है रवानगी के लिए। तो अब देखते हैं कि हम कितनी देर में यहाँ से रवाना हो रहे हैं। यहाँ से गोलड़ा, टक्सला, सनबदाल और उसको होते हुए हम पहुँचेंगे अटक, और फिर अटक से ब्रांच लाइन जो जंड के लिए जाती है। पहले सिग्नल नहीं होगा, जो है वो जो असिस्टेंट ड्राइवर हैं वो बाहर निकल आए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं गार्ड की तरफ से ग्रीन सिग्नल का। तो रवानगी के लिए हम तैयार हैं और रवाना हो रहे हैं यहाँ से।
पहुँचे हैं अटक। कल का कैम्बलपुर और आज का अटक पाकिस्तान रेलवे का एक अहम जंक्शन पेशावर और रावलपिंडी के दरमियान, और यहाँ से दाऊद खेल, माड़ी इंडस और जंड के लिए मतलब ट्रेनें बदली जा सकती हैं। मुग़ल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 16वीं सदी ईस्वी में यहाँ से कई मील के फासले पर एक तारीखी शहर आबाद किया था, जिसे आज का अटक खुर्द कहते हैं। लेकिन नया शहर उसके जनूब मशरक़ में वाक़ है। पहले अटक खुर्द ही अटक बनारस कहलाया करता था। ये गंधारा का इलाका, और ये इस लिहाज से बहुत मशहूर है कि अटक शहर और अटक खुर्द के वो मकामात हैं जहाँ से दरियाए सिंध गुज़रता है, और यही वो इलाके हैं जहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट, महमूद गज़नवी, तैमूर, बाबर, नादिर शाह, अफशार और अहमद शाह अब्दाली जैसे बादशाहों ने गुज़र कर हिंदुस्तान पर हुकूमत की। ये सारे के सारे इलाके अटक के आसपास हैं। 1849 में अंग्रेज़ों ने किला फतह कर लिया और अटक पर मतलब उस वक्त अटक खुर्द ही था, अटक खुर्द पर कब्ज़ा कर लिया और अटक किला भी उनके तसल्लुत में चला गया। लेकिन 1908 में वहाँ से कोई 12-14 किलोमीटर के फासले पर जनूब मशरक़ की तरफ एक नए शहर की बुनियाद रखी गई, जिसका नाम रखा गया कैम्बलपुर। फील्ड मार्शल सर कोलन कैम्बलपुर 11 जुलाई 1857 को इंडिया में बरतानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ मुकर्रर हुए थे। यानी ये वो दौर था जब जंग आज़ादी अपने पूरे अरूज पर थी, वही जंग आज़ादी जिसे नाम दिया जाता है, अंग्रेज़ कहता है कि बगावत थी, और सब कॉन्टिनेंट वाले यानी इंडिया वाले कहते हैं कि वो जंग आज़ादी थी। जब वो कहते हैं कि उसके हालात बाहर होने लगे मतलब अंग्रेज़ों से, तो जुलाई 1857 को फील्ड मार्शल सर कोलन कैम्पबेल को ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बरतानिया में फ़ौज थी उनका सरबराह मुकर्रर किया गया, कमांडर इन चीफ बनाया गया। वो यहाँ पहले कलकत्ता पहुँचे। नवंबर 1857 में उन्होंने लखनऊ पहले खाली करवाया और खाली किया खुद, लेकिन 1858 में उस दोबारा कब्जा किया। मराठा रनवा तांतिया तोप को शिकस्त दी और जून 1860 में वापस इंग्लैंड चले गए। मतलब ये शहर 1978 तक कैम्बलपुर के नाम से मारूफ रहा, लेकिन बाद में फिर इसे इसका पुराना नाम अटक वापस दे दिया गया, और अब ये अटक ही है, अटक शहर कहलाता है। जबकि दूसरा जो है वो अटक खुर्द कहलाता है। तो यहाँ से हम जो है वो इंजन पर ट्रैवल करेंगे। ये ट्रेन थर्ड एक्सप्रेस का इंजन, और अब हम जो है वो चल रहे हैं जंड सेक्शन पर हमने जाना है। और सर अस्सलाम वालेकुम। सर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अटक रेलवे स्टेशन और शहर की आबादी से निकलते ही दरियाए हरो आपका इस्तकबाल करता है। इसका पुल बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये दरिया खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कुछ हिस्सों में बहता है। ये बुनियादी तौर पर दरियाए सिंध की बाईं मुआवन नदी है। इसकी मरकज़ी वादी पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न में ज़िला एबटाबाद में है। इस दरिया पर हज़ारा डिवीज़न के ज़िला हरीपुर में मशहूर खानपुर डैम बनाया गया है, जो जुड़वां शहरों यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पीने का पानी फराहम करता है। ये दरिया गाज़ी ब्रोथा डैम के करीब दरियाए सिंध में जा मिलता है।
कंजूर रेलवे स्टेशन में। अच्छा, एक किस्म का पत्थर भी पाया जाता है कंजूर का, जिसमें से हवा जो है वो गुजर जाती है। अब मुझे नहीं पता कि कंजूर के उस पत्थर में और कंजूर के इस रेलवे स्टेशन में क्या बाहमी ताल्लुक़ है। रेलवे स्टेशन से सिर्फ आधा किलोमीटर के फासले पर यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है नंदना। इस नदी को देखकर मुझे नंदना फोर्ट याद आ गया, जो चौसैदन शाह के करीब बागावाला गांव में, या पिंड दादन खान के करीब कह सकते हैं, उसके करीब 1600 फुट की बुलंदी पर नंदना फोर्ट वाक़ है। ये नदी, इसका जो पुल है उसे नंदना ब्रिज कहा जाता है, और इसकी तामीर में, यानी इसके सतूनों की तामीर में ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, और कहा यह जाता है कि ये पुल सतह ज़मीन से 100 फुट की बुलंदी पर है। नदी में साफ़ और शफाफ पानी बहता है, और इसकी खूबसूरती ये है कि ये रेलवे लाइन पार करने के बाद बाकायदा सांप की तरह बल खाती हुई आगे की तरफ चलती है। काला चीटा पहाड़ और इसकी वादियाँ नहायत खूबसूरत हैं। यही वजह है कि माजी में यहाँ कई पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों की शूटिंग भी की गई, जिनमें उस वक्त के लेजेंड अदाकार सुल्तान राही की फिल्म पाले खान काबिल ज़िक्र है। यही वो काला चीटा पहाड़ है जिसके दामन को चीर कर कंजूर और झुलार रेलवे स्टेशनों के दरमियान 7 सुरंगें बनाई गई हैं, जो 7 सिस्टर्स के नाम से मशहूर हैं। ये किसी अजूबे से कम नहीं, और उस वक्त के इंजीनियर्स और वर्कर्स की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। मुनफरद तर्ज तामीर की वजह से इनका जिक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है। ये सामने आपको पहली सुरंग का दहाना नज़र आ रहा है। ये जुड़वा सुरंगें रेलवे की शानदार अजमत की अक्कास होने के अलावा पाकिस्तान का तारीखी विरसा भी हैं। ये सुरंगें 5 किलोमीटर के दरमियानी फासले पर फैली हुई हैं, जिसमें सुरंगों की मजमूई लंबाई तकरीबन 3 किलोमीटर बनती है। ये पहली सुरंग है जिसकी लंबाई 892 फुट है। दुनिया में कहीं भी इतने कम फासले पर रेलवे की मुसलसल 7 सुरंगों का वजूद नहीं मिलता, और इसी वजह से ये आलमी रिकॉर्ड का बायस है। पहली सुरंग ख़त्म होते ही एक मोड़ आता है, और एक जो है वो मतलब दाएं बाएं का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। और जैसे ही मोड़ ख़त्म होता है, दरमियान में एक नदी आती है जिसका नाम है शक्कर दरा। खूबसूरत जो है वो नदी पहाड़ों में बल खाती हुई, बरसात के मौसम में तो इसकी खूबसूरती वैसे ही दो चंद हो जाती है। इस वक्त इसमें पानी मौजूद है, और जैसे ही ये नदी ख़त्म होती है फिर दाएं बाएं पहाड़ों की एक दीवार है रेलवे लाइन के, और जब ये पहाड़ों की दीवार ख़त्म होती है और रेलवे लाइन एक मोड़ काटती है, तो सामने दूसरी सुरंग का दहाना नज़र आता है। ये दूसरी सुरंग बिल्कुल सीधी है, 1180 फुट इसकी लंबाई है, लेकिन जब आप सुरंग में दाखिल होते हैं तो फौरी तौर पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इस सुरंग में थोड़ी सी रोशनी भी आती है, और पता भी चलता है कि आप कहाँ से गुजर रहे हैं। इस वक्त हम जो है वो दूसरी सुरंग से गुजर रहे हैं। सामने आपको इसका दहाना नज़र आ रहा होगा, और ऐसे ही लग रहा है कि दूर कहीं रोशनी या उम्मीद की कोई किरण नज़र आ रही है। ये ले दूसरी सुरंग ख़त्म हो गई, और अब बिल्कुल सामने तीसरी सुरंग है। अजीब सा लगता है कि इतना कम फासले वाली सुरंग है। ये 855 फुट लंबी सुरंग है जिससे इस वक्त हम गुजर रहे हैं, और ये तीसरी सुरंग है। ये भी इंजीनियरिंग का नादिर नमूना है, और अंग्रेज़ इंजीनियर्स ने नहायत मेहनत से इसे जो है वो तामीर किया है। इसके बाद वाली सुरंग इसके फ़ौरन बाद आ जाती है। ये सामने आपको इसकी तीसरी सुरंग नज़र आ रही होगी। ये 1131 फुट लंबी है, और ये भी जो है वो अपना बिल्कुल सीधी है। इसके बाद वाली सुरंग 1616 फुट लंबी है, जबकि 7वीं सुरंग की लंबाई 1596 फुट है।
इनकी तामीर का आगाज़ 1896 में हुआ था और ये 1898 में मुकम्मल हुई। दिलचस्प और अजीब बात यह है कि तीसरी और सातवीं सुरंग में पानी के कुदरती चश्मे मुसलसल रवा हैं और पानी किनारे के साथ बहता हुआ बाहर की जानिब आता है और फिर रेल की पटरी के साथ बनी हुई नाली में दाखिल होकर नीचे ढलवान की जानिब जा निकलता है, जहाँ चरवाहे और मवेशी इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इंतहाई साफ, शफाफ, मीठा और ठंडा है। यूँ तो बाकी सुरंगें खत मुस्तकीम में हैं, तहम चौथी सुरंग सिविल इंजीनियरिंग का कमाल लगती है। ये वह सुरंग है जो सीधी होने के बजाय घूमती हुई बनाई गई है। कहते हैं कि 1897 में पहाड़ के दोनों जानिब से खुदाई का आगाज़ किया गया और फिर महारत से दोनों सिरे बीच में आकर एक दूसरे से जोड़ दिए गए। इस बल खाती सुरंग में अगर पैदल चलें तो अगला आधा यानी अगला जो सिरा है वो इसका नज़र नहीं आता, दहाना नज़र नहीं आता। तो इसकी वजह से यूँ लगता है कि जैसे आगे बढ़ने के बजाय एक ही जगह खड़े हवा में मतलब पाँव चला रहे हैं। रेलवे वर्कर्स उस ज़माने में सुरंग के अंदर मुरम्मत के काम के लिए सूरज की रोशनी को बड़े बड़े आइनों के ज़रिए मुनक्स करके सुरंग के अंदर फेंकते थे, जिससे अंदरूनी माहौल रोशन हो जाता था और सुरंगों के अंदर जो रेलवे लाइनें हैं और उनकी मुरम्मत का काम सर अंजाम दिया जाता था। काला चट्टा पहाड़ की ये सहर अंगेज सुरंगें इन्हें आमतौर पर 7 सिस्टर्स टनल्स या रेलवे की 7 जुड़वां बहनें कहा जाता है, जिन्होंने इस इलाके के हुस्न को मुनफरद कर दिया है। दरमियान में एक नदी पड़ती है जिसका नाम शकरदरा है और उसका नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है कि दाएं बाएं जो है वो मतलब आगे पीछे सुरंगें हैं और दरमियान में शकरदरा की जो है वो नदी चलती है। वो भी बरसाती नाला है। जब बरसात होती है तो उसमें अच्छा खासा पानी आता है, पहाड़ों में बल खाता हुआ, और काला चिट्टा पहाड़ और रेलवे ट्रैक के साथ सफ़र करने वालों को एक अजीब सी तमानियत का एहसास होता है। ये सामने जो पहाड़ हैं ये भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। इस वक्त हम दाखिल हो रहे हैं आखिरी सुरंग में। ये अब आपको बिल्कुल सामने इसका छोटा सा दहाना नज़र आ रहा होगा। ये आखिरी सुरंग 1596 फुट लंबी है और जब ये ख़त्म होगी तो इसके बिल्कुल साथ झलार स्टेशन है। मेरा ख्याल है कोई 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला है। झलार स्टेशन के बारे में आपको एक बात बता दूं कि अंग्रेज़ जब यहाँ मौजूद थे तो उनकी नज़र में झलार स्टेशन इस इलाके का खूबसूरत तरीन स्टेशन हुआ करता था। कहते हैं कि यहाँ उन्होंने अपने आराम के लिए एक रेस्ट हाउस बनाया हुआ था, या वो रेलवे के ही किसी रेस्ट हाउस में क़याम करते थे, लेकिन वो अपनी अक्सर शामें झलार स्टेशन पर गुजारना पसंद करते थे। कुछ अर्सा पहले तक तो झलार स्टेशन से ट्रेन बगैर रुके गुजर जाया करती थी, लेकिन फिर एक SOP के ज़रिए हर ट्रेन जो अटक की तरफ से जंड जा रही हो या जंड की तरफ से अटक आ रही हो उसका यहाँ रुकना लाजमी करार दिया गया। झलार स्टेशन से पहले भी एक छोटी सी नदी जो है वो आती है जिसका मतलब उसका एक नज़ारा अपनी जगह खूबसूरत है। ये हम झलार स्टेशन में दाखिल हो रहे हैं, यहाँ हमें रुकना है। कहते ये है कि इसके रुकने की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि कुछ अर्सा पहले एक टैंकर कहीं ऊपर से पहाड़ पर से या कोई एक बहुत बड़ा जो ट्रक था, आप उसे कंटेनर कह सकते हैं, वो रेलवे लाइन पर गिर गया था और ट्रेन उससे जा टकराई थी, जिसकी वजह से अच्छा खासा जानी नुकसान हुआ। तो उसके बाद से ये तय कर दिया गया कि कोई ट्रेन भी झलार स्टेशन से रुके बगैर नहीं गुजरेगी। ये झलार स्टेशन की इमारत यहाँ कोई तकरीबन 1 मिनट का स्टे और ये दोबारा हम चल पड़े हैं और जो है वो अभी इसका रेलवे यार्ड भी ख़त्म नहीं होता। रेलवे यार्ड के बिल्कुल दरमियान ये सामने आपको एक पुल नज़र आ रहा होगा। ये बम्बोट नदी जो मैं पढ़ सका हूँ इसका नाम, ये बम्बोट नदी है और इससे गुजरकर
हम जाएंगे। ये भी एक खूबसूरत नज़ारा पेश करती है। भंबोड़ नदी अच्छी खासी बुलंद है और ये हम भंबोड़ नदी के पुल पर से गुजर रहे हैं। उल्टे हाथ को आपको इसका नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। बारिश हुई है आज, तकरीबन सारा रास्ता बारिश रही है, लिहाजा आपको बारिश का पानी इन नदियों में बहता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये जो सामने पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये अटक शहर के शुमाल में एक दीवार की तरह दूर दूर तक साथ चलते हैं और तहसील अटक को दूसरी तहसीलों से जुदा करते हैं। इस पहाड़ी दीवार की चट्टानें और पत्थर दो रंगों पर मुश्तमिल हैं। कुछ स्याही माइल और भूरे हैं और कुछ सफ़ेद हैं, और इसी वजह से इसका नाम काला चिट्टा पहाड़ है। ये हिस्सा दरियाए सिंध से जनूब की तरफ से शुरू होता है और तहसील पिंडी घेब की हदूद से गुजरता हुआ गगन गांव तक ख़त्म हो जाता है। इसकी लंबाई 35 मील और चौड़ाई 40 मील है। सफ़ेद या चिट्टा पहाड़, जो कि इसका ज़्यादातर हिस्सा है, यानी इस सिलसिले का ज़्यादातर हिस्सा है, शुमाल की तरफ लंबाई में फैला हुआ है। दरिया सिंध के साथ इसकी चौड़ाई तकरीबन 8 मील है। ये पहाड़ सफ़ेदी माइल चूने के पत्थरों से बना हुआ है, इसीलिए इसे चिट्टा पहाड़ कहते हैं। लेकिन इसके दरमियानी हिस्से में काले पत्थरों के कुछ हिस्से भी मिलते हैं। इस पहाड़ी सिलसिले का ये एक अहम हिस्सा है। चूने के पत्थर से चूना बनाने की भट्टियाँ मौजूद हैं और जंगली पैदावार के लिहाज से काले पहाड़ से बदरजहा बेहतर है। काले पहाड़ में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। रेतले पहाड़ों पर फुलाही के दरख्तों के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती, सिवाय चंद एक गैर मुफीद झाड़ियों के। बसहाल रेलवे स्टेशन इस सेक्शन का दूसरा अहम स्टेशन है। ये भी जंक्शन है, बसहाल जंक्शन। यहाँ से एक रेलवे लाइन बरास्ता फतेह जंग गोलड़ा को मिलाती है और दूसरी रेलवे लाइन यही जंड और अटक रेलवे लाइन कहलाती है। सर हमें इनके बारे में बताएं, ये क्या चीज़ है? ये मास्टर कंट्रोलर है। थ्रोटल? मास्टर कंट्रोलर। अच्छा। ये रिवर्सर है, आगे पीछे के। सही है। और ये ब्रेकिंग सिस्टम। फैयाज साहब हमें इसका इंजन का कंट्रोलिंग सिस्टम बता रहे थे कि ये रिवर्सर है, ये स्पीड को कंट्रोल करता है। हम इस वक्त बसहाल जंक्शन पर खड़े हैं, यदि आप यूँ कह लें कि अटक से तो इस जंग तक का दरमियान का फासला हमने तय कर लिया है। ये जनाब आसिफ साहब, ये हमारे मतलब असिस्टेंट ड्राइवर हैं और मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका मेरा एक ताल्लुक़ साझा निकल आया है। इनकी ससुराल सक्खर में है और जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सक्खर से मैंने ग्रेजुएशन किया है और इनका सक्खर आना जाना रहता है। तो आसिफ साहब कब जा रहे हैं? सर 14 अगस्त के बाद वाले हैं। अच्छा, मतलब ये आपने 14 अगस्त की आज यौम आज़ादी बनाने जा रहे हैं वहाँ पर? चले जी, खुश रहे, सलामत रहे। अच्छा, आपका ये सेक्शन बड़ा खूबसूरत है। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा सेक्शन है। हमारे पाकिस्तान में चार खूबसूरत मकामात में से ये है। अच्छा। हाँ जी, लोग बड़ा बहुत ही प्यारा सेक्शन है। ग्रीनरी के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में ये फेमस है। हमारी ये टनल है माशाल्लाह, बहुत वन ऑफ द एशिया की खूबसूरत। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने देखा है सेक्शन बहुत खूबसूरत है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको
फिर तरक्की दे ताकि आपकी सीट उल्टे हाथ से बदल कर सीधे हाथ को हो जाए। कुछ नहीं सरकार। ले जी, हमारी मंजिल करीब आ गई है। हम जो हैं वो जंड जंक्शन में दाखिल होने जा रहे हैं। ये आपको 2-3 रेलवे लाइन्स नज़र आ रही होंगी। जंड भी इस इलाके का एक अहम तरीन स्टेशन है। ये भी जंक्शन है। यहाँ से एक रेलवे लाइन तो अटक से आकर कुंदियाँ और फिर बकर और भेल से होती हुई मुल्तान जाती है, जबकि दूसरी रेलवे लाइन यहाँ से कोहाट की तरफ मुड़ जाती है। और दोनों रेलवे लाइन ऑपरेटिव और ऑपरेशनल हैं। कोहाट के लिए ट्रेन अब भी चलती है। रावलपिंडी से कोहाट एक्सप्रेस रवाना होती है, जिसका रास्ता इसी जंड जंक्शन से जुदा होता है और वो खुशहालगढ़ के पुल से गुज़रती हुई बहुत मशहूर पुल है, दरिया सिंध पर बना हुआ। इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला तो आपको खुशहालगढ़ पुल की भी सैर करवाएंगे। वो कोहाट एक्सप्रेस इसी जंड स्टेशन से अपना रास्ता बदलती है, यानी रेलवे लाइन तब्दील करती है और फिर खुशहालगढ़ के पुल से गुज़रती हुई वो खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होती है। और जब जो सबसे पहला स्टेशन उससे पड़ता है वो है कोहाट रेलवे स्टेशन। तो एक ज़माने में जो है वो नैरो गेज भी कोहाट आया करती थी, लेकिन नैरो गेज तो ख़त्म हो चुकी, लेकिन ब्रॉड गेज का राब्ता कोहाट से अब तक बहाल है। जी, मैं रावलपिंडी से बरास्ता अटक बसाल जंड पहुंच गया हूं। ये मेरे पीछे आपको जंड जंक्शन का बोर्ड लगा नज़र आ रहा होगा। यहाँ से रेलवे लाइन 2 हिस्सों में तक़सीम होती है। एक रेलवे लाइन कोहाट जाती है और दूसरी रेलवे लाइन कुंदियाँ जाती है। मेरे साथ है मोहम्मद बशीर मलिक साहब, माशाल्लाह मीडिया पर्सनालिटी हैं और जंड के हवाले से, तारीख़ के हवाले से मैंने इनसे दरख्वास्त की है कि मुझे जंड के बारे में कुछ बताइए। तो मलिक साहब ये बताइए कि जंड को कितना को पुराना है और ये जंड क्यों कहलाता है? जी, इस वक्त हम ये मौजूद हैं, ये ज़िला अटक की एक तहसील है जंड। जो ये जंड क़याम पाकिस्तान से पहले की इसी जगह पे मौजूद है। यहाँ इसकी अगर आबादी का जिक्र किया जाए तो क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ सिख, हिंदू और मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे मौजूद थी, जबकि इस एरिया में शुरू में सैकड़ों साल पहले काफ़ी दरख्तों के झुंड होते थे। तो झुंड की वजह से ये झुंड मशहूर हुआ, फिर आगे चलते चलते इसका नाम चेंज होता गया। झुंड से ये फिर जंड की शक्ल अख्तियार कर गया, जबकि इस पूरे इलाके को अब इलाका जंदाल भी कहा जाता है। ये ज़िला अटक की सबसे बड़ी तहसील है और ये तकरीबन 16 यूनियन कौंसिल पे जो है ना ये मुश्तमिल है। और इसमें अंग्रेज़ों की, हिंदुओं की पुरानी जो इमारत हैं वो भी मौजूद हैं, जिसमें जंड में एक गणपत जज हुआ करते थे, उसकी भी एक इमारत के आसार मौजूद हैं। जबकि यहाँ एक गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 है, वो भी जो है हिंदुओं के ज़माने में यहाँ हुआ था और आज तक वो कायम दायम है। और इसके अलावा हिंदुओं की छोड़ी हुई ज़मीनें, जायदादें वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, जो अभी आगे मुसलमानों की मालकाना हकूक़ उनको मिल चुके हैं। तो ये बहुत पुरानी तहसील है, 4,90,000 तकरीबन अभी इसकी आबादी हो चुकी है। तो ये वक्त के साथ साथ अभी इसका जो है तरक्की के मनाइल ये तय कर रही है। इसमें 2-3 एरिया शामिल हैं। इसके नीचे मशहूर मारूफ कस्बा जो है वो मखड भी मौजूद है। उस पूरे एरिया को नरड़ा का एरिया कहते हैं और इस एरिया को जो है वो जंदाल कहते हैं। जबकि तहसील जंड की जो सरहदें हैं, अगर इनका जिक्र किया जाए तो इसकी ये बिल्कुल बॉर्डर के मौजूद पे आखिरी तहसील है। इससे तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पे कोहाट का एरिया शुरू हो जाता है, दरिया सिंध के किनारे पे। जिस तरह अटक आखिरी शहर है, इसी तरह आखिरी तहसील जंड है। इससे आगे कोहाट का एरिया शुरू हो जाता है, जबकि नीचे इसकी सरहदें मियाँ वाली के साथ लगती हैं। एक साइड इसकी तलंगंग के साथ लगती है और दूसरी इसकी टेक्सला और फतेहजंग के साथ भी लगती है। और इसकी एक तहसील पिंडीघेब भी है, ये इसके साथ मौजूद है। इसमें बहुत बड़े पुराने गांव मौजूद हैं जिनमें अभी भी आसार मौजूद हैं
अंग्रेज़ों के, हिंदुओं के, उससे पहले के, जिसमें एक मशहूर गांव ठट्टा भी मौजूद है। मसला ये है कि ये तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप किसी सन का तयन नहीं कर सके कि जंड आबाद कब हुआ। वो जो दरख्तों के झुंड थे, जाहिर सी बात है किसी ने तो लगाए होंगे ना। जी, ये तो हमारे आबाओ अजदाद के ज़माने की बातें हैं, इस पे हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये कब बनी, किस वक्त। हाँ, ये सुनने में आया कि क़याम पाकिस्तान से भी पहले ये मौजूद थी। अभी मुख्तलिफ़ वजूहात में, कोई कहते हैं सुल्तान महमूद गज़नवी के साथ अवान आए, यहाँ वो ठहरे। इससे पहले जो आराइयों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है इस एरिए में, जो तकरीबन आप 55 से 60% आराई लगा सकते हैं। अवानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, खट्टड़ों की कुछ तादाद यहाँ मौजूद है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो कौमें यहाँ। अच्छा, आवान तो ये दावा करते हैं कि हम अरबी नस्ल हैं। जी बिल्कुल। कुछ कहते हैं मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद हैं, कुछ कहते हैं मौला अब्बास की औलाद हैं। जी बिल्कुल। आप कौन से मलिक हैं? जी, यहाँ जी अलवी भी हैं। इसके अलावा अवान की, जिस तरह आप कह रहे हैं कि दोनों दावे किए जाते हैं, और यहाँ दोनों नस्लें मौजूद हैं। नीचे की तरफ से जाएं तो आप यहाँ सबसे बड़ा जो है, अगर का जिक्र किया जाए तो अमीर मोहम्मद ख़ान कालाबाग, यहाँ उसके भी जो आल औलाद या इस साइड पे भी हैं। फिर नीचे खुशाब वाली साइड पे अगर चले जाएं तो ये तमाम रिश्तेदारियां जो हैं दोनों साइडों पर। अच्छा, अंग्रेज़ ये कहता है कि जो है वो अवान अरब से नहीं आए थे, ये मुकामी कबीला था जो कभी हिंदू राजपूत था, उसने इस्लाम कबूल किया। इस बारे में कोई तहकीक की है आपने? हाँ, देखिए, ये तो वाकई उनके दावे तो मौजूद हैं लेकिन हम तो पता नहीं कौन सी नस्ल पे आगे चलते आ रहे हैं, आबाओ अजदाद से सुनते आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये तो मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं, लेकिन ये तो कोई पुरानी शख्सियत ही बता सकती है, या तारीख़दान जिसने तारीख़ लिखी है, या जो जिसने बहुत ज़्यादा इस पर तहकीक की है। तो जबकि हमारी तो बदकिस्मती ये है कि हम तो जंड को, झुंड से ये जंड कैसे बना और ये कब से यहाँ लोग आबाद हैं, ये भी हम दावा नहीं कर सकते। हाँ, सुनने में आया है कि क़याम पाकिस्तान से पहले तक जो है ना ये आबादी मौजूद थी, और सबसे पुरानी, क्योंकि यहाँ अटक का किला मशहूर है। यहाँ नीचे अभी जंड के एरिया में चले जाएं तो एक शेर शाह सूरी साहब का उस वक्त का जो सुपर सलार था, जो अफ़गानिस्तान से आया था, उसका भी जो है वो बनाया हुआ पुल। और ये जो रोड रावलपिंडी कोहाट रोड मशहूर है, ये भी शेर शाह सूरी के ज़माने में 350 साल पहले की बनी हुई है। तो इसके अलावा नीचे चले जाएं तो हमारे एरिए में भी एक बावली मशहूर है, एक ऐसा कुआं मशहूर है जिसकी तकरीबन सैकड़ों सीढ़ियां हैं। जानवर भी नीचे जाकर पानी पी के ऊपर आ सकते हैं। तो तारीख़ी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन मलिक साहब आपको बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं चलते चलते जो है वो मलिक साहब की मौजूदगी में एक दो बातें ज़रूर कहूँगा। मेरी अपनी नज़र में, चूँकि मैं तारीख़ पर व्लॉग करता हूँ और तारीख़ खोजने की कोशिश करता हूँ, मेरी नज़र में जंड वो बदकिस्मत शहर है जिसकी कोई तारीख़ नहीं, और अगर है भी तो जंड के रहने वालों को पता नहीं। जी। और मैं मतलब मलिक साहब से भी कहूँगा, और जंड के उन तमाम लोगों से कहूँगा जो इल्म तदरीस से वाबस्ता हैं, कि ये उन पर कर्ज़ है कि वो अपने शहर की तारीख़ तलाश करें। इजाज़त लेने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा, और वो ये कि ये जंड का मकाम कालाबाग डैम से बहुत नज़दीक है, यानी जो उसकी साइट है। और कहा यह जाता है कि अगर काला डैम बनता तो जंड डूब जाता, लेकिन जंड वालों को मुबारक हो कि ना कभी कालाबाग डैम बनेगा और ना कभी जंड डूबेगा। लिहाजा खुश रहें, सलामत रहें। इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।